देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि मान लो कि आपको एक ये दिया हुआ है, दीवार घड़ी आपको दी हुई है। और इसमें जो नंबर्स आपके हैं 1 से लेके 12 तक, उनके ऊपर चार्जेस रखे हुए हैं। जैसे 12 के ऊपर चार्ज रख दिया है -12 क्यू, 1 के ऊपर चार्ज रख दिया है -क्यू, 2 के ऊपर चार्ज रख दिया है -2 क्यू, 3 के ऊपर -3 क्यू, 4 के ऊपर -4 क्यू, 5 के ऊपर -5 क्यू, 6 के ऊपर -6 क्यू, 7 के ऊपर -7 क्यू, 8 के ऊपर -8 क्यू, 9 के ऊपर -9 क्यू, 10 के ऊपर -10 क्यू और 11 के ऊपर -11 क्यू। ये एक क्लॉक आपको दी हुई है और इसके सेंटर पे आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इन चार्जेस की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो कोई बता सकता है किस टाइप से करेंगे इस प्रॉब्लम को? एनीवन? किस टाइप से करना चाहिए? एक पॉइंट चार्ज से इसकी जो रेडियस है वो आप आर ले लीजिए या ए ले लीजिए। मान लीजिए ये जो दीवार खड़ी है इसकी रेडियस मैं ए ले लेता हूँ। किस टाइप से करना चाहिए एनीवन? तो क्या निकालना है इसमें? हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है सेंटर के ऊपर। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। दीवार घड़ी के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहेगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। कोई बता सकता है किस टाइप से करना चाहिए? एनीवन? एक चार से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? एक पॉइंट चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पे? सर दो हाफ्स में बांट के फिर एपी जैसे एक्सप्रेशन बन जाएंगे दो। देखिए ध्यान दीजिएगा, अपन हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से सेंटर पे फील्ड निकालते हैं और फिर सबका वेक्टर सम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे जो चार्जेस रखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे -6 क्यू रखा हुआ है, इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ये है जिसपे कितना चार्ज रखा हुआ है -12 क्यू। -12 क्यू को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, -12 क्यू को मैं ब्रेक कर लेता हूँ -6 क्यू -6 क्यू में दो चार्जेस में ब्रेक कर लिया। एक -6 क्यू है और एक अनोदर -6 क्यू है। अब जैसे इस -6 क्यू की वजह से आप सेंटर पे फील्ड निकालोगे तो सेंटर पे फील्ड किधर की ओर होगा? इस -6 क्यू की वजह से। आप लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप लोग बोलिए कुछ। सर ऊपर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऊपर की ओर होता है। अच्छा सर नीचे की। 6 क्यू की वजह से फील्ड किधर की ओर होगा? सेंटर पे, टुवार्ड्स द चार्ज रहेगा। यहाँ पे यस अगर सर। पॉजिटिव चार्ज है और उसकी वजह से क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज पॉइंट करता है फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ हो तो आर डिस्टेंस पे जो फील्ड है वो किधर पॉइंट करेगा? टुवार्ड्स द चार्ज पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे -6 क्यू है, इसकी वजह से ओ के ऊपर फील्ड निकालोगे तो ये फील्ड किधर की ओर पॉइंट करेगा? -6 क्यू की वजह से -6 क्यू की ओर ये आपका पॉइंट करेगा। और -12 क्यू को अपन ने दो -6 क्यू -6 क्यू में ब्रेक कर लिया है। अब मान लो कि ये जो फील्ड है आपका ये ई नॉट के बराबर है, इस -6 क्यू की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? ई नॉट। तो यहाँ पे दो -6 क्यू है, तो टोटल फील्ड कितना होगा इस टू। -6 क्यू की वजह से? ई नॉट
और इस माइनस सिक्स क्यू की वजह से भी ई नॉट, टोटल कितना हो गया 2 ई नॉट। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इस माइनस सिक्स क्यू का जो फील्ड है वो आपका कैंसिलाइज हो जाएगा इस माइनस सिक्स क्यू के फील्ड से। बच गया क्या, केवल ये चार्ज माइनस सिक्स क्यू बच गया। इसकी वजह से सेंटर पे नेट फील्ड रहेगा ऊपर की ओर कितना, ई नॉट, क्योंकि इन दोनों की वजह से कितना है 2 ई नॉट। तो एक माइनस सिक्स क्यू की वजह से तो फील्ड, इस माइनस सिक्स क्यू की वजह से फील्ड आप में कैंसिल हो जाएंगे, केवल यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस सिक्स क्यू, उसकी वजह से नेट फील्ड होगा। बिल्कुल इसी तरह से अपन बाकी जो डायमेट्रिकली अपोजिट चार्जेज है उनके लिए भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस फाइव क्यू है, इसको ब्रेक कर लेते हैं किसमें, माइनस सिक्स क्यू माइनस फाइव क्यू में। तो अपन ये देखेंगे माइनस फाइव क्यू और माइनस फाइव क्यू की वजह से तो फील्ड जो आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल फील्ड किसकी वजह से होगा, इस माइनस सिक्स क्यू की वजह से फील्ड रहेगा। कितना होगा, ई नॉट, मैग्नीट्यूड तो ई नॉट ही रहेगा। फिर माइनस टेन क्यू, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, माइनस फोर क्यू। तो माइनस टेन क्यू को भी ब्रेक कर लीजिए, माइनस सिक्स क्यू माइनस फोर क्यू। अब ये माइनस फोर क्यू का जो फील्ड है वो इस माइनस फोर क्यू के फील्ड से कैंसिलाइज हो जाएगा, केवल माइनस सिक्स क्यू का फील्ड बचेगा। इसी तरह से इसको ब्रेक कर लिया, माइनस सिक्स क्यू माइनस थ्री क्यू, इसको ब्रेक कर लिया, माइनस सिक्स क्यू माइनस टू क्यू, इसको ब्रेक किया, माइनस सिक्स क्यू माइनस क्यू। ये तो ऑलरेडी कवर हो ही चुका है। तो अब अपने पास क्या रह जाएगा, जो नेट फील्ड है वो कौन कौन से चार्जेस की वजह से होगा। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, ये सरकमफेरेंस है घड़ी की, यहाँ पे माइनस सिक्स क्यू है, उसकी वजह से नेट फील्ड जो है वो रहेगा, कंट्रीब्यूट यही करेगा, केवल माइनस सिक्स क्यू। यहाँ पे ये माइनस सिक्स क्यू ही कंट्रीब्यूट करेगा, ये माइनस फाइव क्यू का फील्ड तो इस माइनस फाइव क्यू से कैंसिलाइज हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 11 वाली पोजीशन पे माइनस सिक्स क्यू। इसी तरह से ये जो पोजीशन थी 10 वाली पोजीशन, इस पे कितना चार्ज बचेगा, माइनस सिक्स क्यू माइनस सिक्स क्यू। 9 वाली पोजीशन पे भी माइनस सिक्स क्यू, 8 वाली पोजीशन पे भी माइनस सिक्स क्यू, और 7 वाली पोजीशन पे भी माइनस सिक्स। ये सिचुएशन है अपने पास, केवल इतने चार्जेस की वजह से सेंटर पे नेट फील्ड होगा। अब कितना होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। बाकी चार्जेस का जो फील्ड है वो आपस में कैंसिलाइज हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस सिक्स क्यू का फील्ड इस माइनस सिक्स क्यू से कैंसिल हो गया, इस माइनस फाइव क्यू का इस माइनस फाइव से कैंसिल, इस माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस थ्री क्यू का इस माइनस थ्री क्यू से, माइनस टू क्यू का इस माइनस टू क्यू से, माइनस क्यू का इस माइनस क्यू से कैंसिलाइज हो गया। तो जो सेंटर पे नेट फील्ड होगा वो केवल इन चार्जेस की वजह से होगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लेता हूँ, इधर की ओर मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, इधर की ओर वाई एक्सिस ले लेता हूँ, और सभी चार्जेस की वजह से सेंटर पे फील्ड निकालूंगा, सबका वेक्टर सम ले लूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये जो चार्ज है माइनस सिक्स क्यू, इसकी वजह से फील्ड निकालता हूँ, किधर की ओर पॉइंट करेगा ये फील्ड, इधर की ओर। कितना होगा, ई नॉट, सब वजह से ई नॉट ही रहेगा। तो मैं ई नॉट की वैल्यू रखता हूँ, एक पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है सिक्स क्यू, उससे ए डिस्टेंस पे फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, के इंटू सिक्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो ई नॉट की वैल्यू ये रहेगी, जो आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट करेगा। अब इस माइनस सिक्स क्यू की वजह से कितना होगा, ई नॉट ही होगा, क्योंकि इस माइनस सिक्स क्यू की वजह से भी ई नॉट है। तो सेम चार्ज यहाँ पे लोकेटेड है, इसकी वजह से फील्ड इस चार्ज की ओर पॉइंट करेगा, इधर की ओर पॉइंट करेगा। कितने एंगल पे ये रहेगा, 30 डिग्री एंगल पे। कितना होगा, ई नॉट। और इस चार्ज की वजह से फील्ड कितना होगा, इस चार्ज की वजह से भी कितना होगा, ई नॉट, जो इस चार्ज की ओर पॉइंट कर रहे हैं। इस माइनस सिक्स क्यू की वजह से फील्ड, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, इस माइनस सिक्स क्यू की वजह से भी फील्ड ई नॉट ही है। ये कितने एंगल पे पॉइंट कर रहा है, 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। इसी तरह से इस माइनस सिक्स क्यू की वजह से फील्ड क्या होगा, ई नॉट, और ये किधर पॉइंट करेगा, ये
हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल नीचे पॉइंट करेगा। और इस माइनस की वजह से तो फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा, इधर की ओर रहेगा ई नोट। तो अपन क्या करते हैं, नेट फील्ड निकालते हैं सेंटर के ऊपर। तो नेट फील्ड आपका क्या हो जाएगा, इसको वेक्टर की फॉर्म में मैं एक्सप्रेस करूंगा। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ये क्या हो गया, ई नॉट आई कैप। तो ये हो जाएगा ई नॉट आई कैप। ये जो फील्ड है आपका, ये इसको मैंने लिख लिया है, इसको लिख रहा हूं अब। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग तो हो गया ई नॉट कॉस 30, वाई एक्सिस के अलोंग ई नॉट साइन 30। तो ये हो गया ई नॉट कॉस 30 आई कैप प्लस ई नॉट साइन 30 जे कैप। फिर इसको लिखते हैं, ये नीचे वाला, ये देखिए, ये जो फील्ड है इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल नीचे पॉइंट कर रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, एक नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग आएगा। तो इसको ये लिख सकते हैं प्लस ई नॉट कॉस 30 आई कैप माइनस ई नॉट साइन 30 जे कैप। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये जो ई नोट है इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे पॉइंट कर रहा है, 60 डिग्री एंगल पे। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ई नॉट कॉस 60 आई कैप प्लस ई नॉट साइन 60 जे कैप। अब इस ई नोट को कंपोनेंट्स में डिवाइड करो। ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल नीचे पॉइंट कर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट तो हो जाएगा ई नॉट कॉस 60 आई कैप, एक होगा माइनस ई नॉट साइन 60 जे कैप। और लास्ट में इस ई नॉट को लिखते हैं, तो ये तो वाई एक्सिस के अलोंग ही पॉइंट कर रहा है, तो इसको लिख देता हूं ई नॉट जे कैप। ये आ गया। अब ये देखिए, ये कंपोनेंट और ये कैंसिलाइज हो जाएंगे, ये और ये कैंसिलाइज हो गए। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं अपन। तो ये आएगा आपका, आई कैप वाली टर्म्स हैं, ये चारों आई कैप वाली टर्म है, एक आई कैप की टर्म ये है, लिखिए इनको। ये आ जाएगा ई नॉट प्लस ई नॉट कॉस 30 और ई नॉट कॉस 30, ये कितना हो जाएगा, √3 ई नॉट। ई नॉट कॉस 60 और ई नॉट कॉस 60, ये तो ई नॉट ही हो जाएगा, तो ई एक ई नॉट नॉट और ऐड, इसको ऐड कर दिया। और यहाँ पे ई नॉट जे कैप है। तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा, ई नॉट की वैल्यू आप रख दीजिए के 6 क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस √3 आई कैप प्लस जे कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेट फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। तो देखिए, इसमें कोई भी चीज आपको नहीं क्लियर है तो पूछ लीजिए। सर एक बार आप ये बता देंगे कि हमने वो चार्ज को कैंसिल किया कैसे किया था, 5Q से 5Q और Q से 7Q, सर वो वाला। यहाँ पे ये बताओ कि अगर यहाँ पे -6Q है, यहाँ पे भी -6Q है, तो इनके ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे इनकी वजह से फील्ड कितना होगा, यहाँ पे फील्ड कितना होगा। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, तो इस -6Q की वजह से तो फील्ड कितना होगा, ई नॉट, और किधर पॉइंट करेगा, ऊपर की ओर। इस -6Q की वजह से फील्ड ई नॉट होगा, किधर पॉइंट करेगा, टुवार्ड्स द चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवार्ड्स द चार्ज पॉइंट करता है। अब ये दोनों ई नॉट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेट फील्ड क्या हो गया, 0। यहाँ पे नेट फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इस -6Q का फील्ड इस -6Q से कैंसिल हो गया, -5Q का -5Q से, -4Q का -4Q से, -3Q का -3Q से। तो इस टाइप से फील्ड कैंसिलाइज हो रहे हैं। देखो ये क्लियर है कि नहीं। ये सर। और सर एक बार ये लास्ट स्टेप में जहाँ आपने कंपोनेंट्स लिखे हैं सर, वो कंपोनेंट वाला स्टेप दोबारा समझा दीजिए प्लीज। कंपोनेंट में तो केवल आपको ये देखना है कि फील्ड जो किधर पॉइंट कर रहा है। ये बताओ प्रणव, ये जो फील्ड है ये किधर पॉइंट कर रहा है। सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस।
क्योंकि एक्स एक्सिस इधर लिया है मैंने, वाई एक्सिस इधर लिया है, तो इधर पॉइंट कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, ई नॉट आई कैप। ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, आपको ये पता है कि भाई कोई भी दो मार्किंग है इसमें, जैसे 12 बजे हैं और 1 बजे हैं, तो इन 12 और 1 बजे की जो एंगुलर पोजिशन है उसमें कितना डिफरेंस रहेगा, 30 डिग्री का। ये जो वेक्टर है आपका, ये जो पोजीशन है और ये पोजीशन है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे अपने को ये पता है, ये जो ई नोट है ये कितने एंगल पे पॉइंट करेगा, 30 डिग्री पे, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ई नोट कॉस 30 और ई नोट साइन 30। इसी तरह से इस ई नोट को डिवाइड कर लिया कंपोनेंट्स में, एक इधर की ओर आएगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर आएगा, तो ये हो गया ई नोट कॉस 30 माइनस ई नोट साइन 30। ये कितने एंगल पे हैं ये दोनों, ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे, तो इनको भी कंपोनेंट्स में लिख लिया अपन ने, दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिलाइज हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, और लास्ट ये बचा, इसकी वजह से फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू सर। अब ये देखिए कि कई बार क्या होता है, ये दे दिया जाता है, जैसे आइडेंटिकल चार्जेस हैं और किसी रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, तो उसके सेंटर पे कितना फील्ड रहेगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रख सकते हो। इफ आइडेंटिकल चार्जेस are placed at the vertices of a polygon, then electric field ये रेगुलर पॉलीगॉन बेसिकली, साइड लेंथ सेम रहेंगी रेगुलर पॉलीगॉन में, then electric field at the center of the polygon is zero. अगर रेगुलर पॉलीगॉन में अगर मान लो साइड जो है वो आपकी इवन है, तब तो ये डायरेक्ट ही दिख जाएगा, क्योंकि पेयर वाइज फील्ड आपके कैंसिलाइज हो जाएंगे। जैसे अगर मैं एक रेगुलर हेक्सागोन लूँ तो इसमें तो देख के ही पता लगेगा। ये रेगुलर हेक्सागोन मैंने ले लिया है, और यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ भी क्यू रखा हुआ है, यहाँ क्यू रख दिया, साइड लेंथ ए ले लेते हैं, ये सेंटर है, सेंटर पे फील्ड निकालेंगे। तो अपन ये देखेंगे कि हर एक जो वर्टेक्स है उसकी सेंटर से डिस्टेंस रेगुलर पॉलीगॉन में सेम रहेगी। इस केस में हेक्सागोन है तो ए के ही बराबर रहेगी, अगर साइड लेंथ ए है तो वर्टेक्स की सेंटर से डिस्टेंस भी ए रहेगी। अब इस प्लस क्यू की वजह से अगर मैं इस सेंटर पे फील्ड देखूं तो ये प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड किधर पॉइंट करेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज पॉइंट करेगा, इधर पॉइंट करेगा। मान लो ये ई नोट है आपका, तो इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड कितना होगा, इसकी वजह से देख लिया ई नोट आ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इतना ही होगा फील्ड, क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड भी वही है, चार्ज से उतनी डिस्टेंस पे फील्ड देख रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के केस में तो फील्ड इधर पॉइंट करेगा, और ये दोनों फील्ड पेयर वाइज कैंसिलाइज हो जाएंगे। इसी तरह से इस प्लस क्यू का देखोगे, इस प्लस क्यू का फील्ड इधर की ओर पॉइंट करेगा, कितना होगा ई नॉट, और इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड इधर पॉइंट करेगा, कितना होगा ई नॉट। इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड जो है वो आपका इधर पॉइंट करेगा, ई नोट होगा, और इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड इधर पॉइंट करेगा, ई नोट होगा। तो जब आपकी इवन साइड है, जैसे यहाँ पे 6 साइड थी, रेगुलर हेक्सागोन है, तब तो आप ये कह सकते हो कि फील्ड जो पेयर वाइज कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये जो फील्ड है ये आपका कैंसिलाइज फील्ड से
ये फील्ड कैंसिलाइज हो जाएगा इस फील्ड से, और ये फील्ड जो है ये आपका कैंसिलाइज हो जाएगा इस फील्ड से। तो नेट फील्ड सेंटर पे क्या होगा, 0। अब ये जो रिजल्ट है ये आपका चाहे इवन साइड हो चाहे ओड साइड हो, सबके लिए ये आपका अप्लीकेबल है, क्योंकि आपको ये पता है पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से, अगर आपके पास वेक्टर हैं, मल्टीपल वेक्टर्स हैं, और आप उनको पॉलीगॉन की साइड्स के सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हो जिससे एक क्लोज पॉलीगॉन बन रहा है, तो उन सब का रिजल्टेंट क्या होता है, 0। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं अगर पेंटागोन ले लेता हूं, मान लो एक पेंटागोन आपको दिया हुआ है, ये पेंटागोन आपको दे दिया है, सेंटर से हर एक वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, मान लो r के बराबर है। तो अब जैसे ये q चार्ज है, यहाँ पे ये भी q चार्ज है, ये भी q चार्ज है। अब इस q की वजह से फील्ड कुछ इधर की ओर पॉइंट करेगा, इस q की वजह से फील्ड कुछ इधर की ओर पॉइंट करेगा, इस q की वजह से फील्ड कुछ इधर की ओर पॉइंट करेगा, इस q की वजह से फील्ड कुछ इधर पॉइंट करेगा, इस q की वजह से कुछ इधर पॉइंट करेगा। और आपको ये पता है ये एंगल कितने होंगे, टोटल जो एंगल है वो तो आपका 360 डिग्री है, ये 72 होगा, ये भी 72 होगा, ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72। तो यहाँ पे 5 वेक्टर हैं, एक दूसरे से इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड है, यानी दो नेबरिंग वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 72 डिग्री। तो अगर आप इनको पॉलीगॉन की साइड्स के सेम ऑर्डर में प्रेजेंट करो, जैसे एक वेक्टर है इसको आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रॉ कर दीजिए, ये ड्रॉ कर दिया ई नॉट, फिर सेकंड जो वेक्टर है इसको ड्रॉ कर दिया है, सेकंड वेक्टर इससे कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 72 डिग्री, तो इससे 72 डिग्री पे आपने सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये ई नॉट हो गया। फिर इससे 72 डिग्री पे ये थर्ड जो वेक्टर है ये, इसको ड्रॉ करोगे इससे 72 डिग्री पे, आप देखते जा रहे हो कि एक पॉलीगॉन बनता जा रहा है जिसमें एक्सटर्नल एंगल कितना है, 72 डिग्री। 72 डिग्री एक्सटर्नल एंगल किस में होता है, पेंटागन के अंदर होता है, रेगुलर पेंटागन में। अब ये जो ई नोट है ये प्रीवियस ई नोट से 72 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इससे 72 डिग्री एंगल पे एक और वेक्टर ड्रॉ कर दो, ये एंगल 72 डिग्री होगा, और इससे 72 डिग्री पे ये है। तो एक क्लोज पॉलीगॉन बन रहा है, और ये पांचों वेक्टर क्लोज पॉलीगॉन की साइड्स को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या रहेगा, 0। नेट फील्ड यहाँ भी कितना है, 0। तो चाहे रेगुलर पॉलीगॉन आपका इवन साइड वाला हो चाहे ओड साइड वाला हो, सब केसेस में सेंटर पे फील्ड जो है वो क्या रहेगा, 0। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन में आपको इस टाइप से दे दिया जाता है कि एक पेंटागन है, ये पेंटागन है, और इस पेंटागन में अपन पहले सभी जो वर्टिसेज हैं उन पे आइडेंटिकल चार्जेज हैं, लेकिन फिर अपन जो फिफ्थ वर्टेक्स है उस पे चार्ज को हटा देते हैं, तो सेंटर पे नेट फील्ड क्या होगा और किधर की ओर पॉइंट करेगा। आपको ये दिया हुआ है कि चार्ज से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो a के बराबर है, KQ/A², फिफ्थ साइड की KQ/A² होगा, किधर पॉइंट करेगा सर, फिफ्थ वाले उसके लिए इसकी ओर पॉइंट करेगा। देखिए रीजन क्या है, अपन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो अपन ये मान सकते हैं कि यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, 0। तो उस 0 को मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे Q चार्ज भी है और -Q चार्ज भी है, क्योंकि Q और -Q कितना हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे Q चार्ज भी प्लेस कर देता हूँ, -Q भी प्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये दो चार्जेस इस वर्टेक्स पे प्लेस्ड है, इस Q की वजह से, 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 और इस Q की वजह से सेंटर पे फील्ड कितना रहेगा, 0। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है कि अगर रेगुलर पॉलीगॉन में आइडेंटिकल चार्जेस वर्टिसेस पे हैं तो सेंटर पे फील्ड क्या होगा, 0। तो ये जो पांचों चार्जेस हैं Q Q Q Q और ये Q, इनकी वजह से सेंटर पे फील्ड क्या होगा, 0। बच गया केवल ये -Q। तो दिस इज सेम एज
कि आपके पास ये रेगुलर पेंटागन है और इसके 5th वर्टेक्स पे कितना चार्ज रखा हुआ है, -q, क्योंकि बाकी जो चार्जेज हैं +q पांचों वर्टिसेस पे, उनकी वजह से सेंटर पे नेट फील्ड 0 है, केवल इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड होगा। अब कितना होगा, इससे सेंटर तक का डिस्टेंस आपका कितना है, कैसा चार्ज है ये, नेगेटिव चार्ज, तो फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज पॉइंट करेगा, कितना होगा, ये आ जाएगा आपका kq/a², इतना रहेगा, और टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज ये पॉइंट करेगा, यानी नेट फील्ड आपका इस 5th वर्टेक्स की ओर होगा, kq/a² रहेगा। तो ये चीजें जो हैं ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस के अंदर ये आपको पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था। सर एक मिनट जरा पीछे वाला पेज दिखा देंगे, वो लास्ट वाला नोट कर लेता हूं। ओके सर। तो जो नेक्स्ट अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये अगर पहले कवर हो जाता है 2 घंटे से पहले, तो अपन क्लास जो है उसको 2 घंटे से पहले ही एंड करेंगे, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है वो आपका कंबाइंड लग सके। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज आप रखते हो, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास रखा हो तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, वहीं उस पॉइंट पे उस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। कोई भी चार्ज है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इन्फिनिटी पे चार्ज है अपने पास, उस चार्ज को धीरे धीरे अपन डिस्प्लेस करेंगे एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो जो एक्सटर्नल वर्क अपन कर रहे हैं, चूंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, धीरे धीरे ला रहे हैं, जो भी वर्क अपन करेंगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो गिवन पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वहीं उस पॉइंट पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी इसी तरह से डिफाइन करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी इसी तरह से आपको डिफाइन करना होगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज वर्क done in moving the charge from infinity to the given point in the field against the electric field, यानी जब चार्ज को इन्फिनिटी से आप स्लोली इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट तक लेके आते हो, तो जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा वही
उस पॉइंट पे चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। जैसे अगर मान लो 2 पॉइंट चार्जेज हैं, आपको ये ध्यान रखना है, जो आपने ग्रेविटेशन में स्टडी किया ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ग्रेविटेशन में आपको ये पता है अगर 2 पॉइंट मासेज r डिस्टेंस पे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, -gm1m2 अपॉन r। यहाँ भी एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही आएगा। अगर 2 पॉइंट चार्जेज हैं, r डिस्टेंस पे लोकेटेड है, ये q1 है आपका, ये q2 है, r डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो इनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन ये रहेगा k q1 q2 अपॉन r। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, 2 तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने का। एक तो है कि अपन इस एक चार्ज को फिक्स कर देते हैं, Q1 को मान लीजिए फिक्स कर दिया, ये Q1 है आपका, इसको फिक्स कर दिया। Q2 को अपन इन्फिनिटी से लेके आएंगे, स्लोली लेके आएंगे, r डिस्टेंस तक लाते हैं। तो अपने को जो वर्क करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल वर्क अपन करेंगे, दैट विल स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सटर्नल वर्क अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। ऐसा अपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आपका ये है कि एक्सटर्नल वर्क डन कैलकुलेट करने की बजाय आप इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो कैलकुलेट कर लो। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके द्वारा वर्क डन किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। आपको ये पता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो ये ज़्यादा आसान है, अपन इसी को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, उसको नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर देंगे। तो जैसे मान लो Q1 से ये चार्ज आपका r डिस्टेंस पे है, किसी इंस्टेंट पे r डिस्टेंस पे है Q2, ये फिक्स है आपका Q1, और इसको अब मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूँ, dr से डिस्प्लेस किया, जैसे इसको यहां से यहां तक लेके आ रहा हूं, dr तक अपन डिस्प्लेस कर रहे हैं, Q2 को यहां से उठा के यहां रख दिया धीरे धीरे। तो इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्जेज हैं। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इधर की ओर एक्ट होगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। जब dr से डिस्प्लेस कर रहे हो तो वर्क डन कितना हो जाएगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, Fe इंटू dr। तो ये वर्क डन हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा dr से डिस्प्लेस करने में। अगर अपने को इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लेके आना है तो जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी टू r, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है और अपर लिमिट r है। यहाँ पे रखेंगे Fe dr, Fe की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी टू r k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर dr। अब इसमें कांस्टेंट टर्म्स को आप बाहर निकाल सकते हो, तो k q1 q2 इसको आप बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या रहेगा, 1 अपॉन r स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन r। इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे r, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा आपके पास -k q1 q2 अपॉन r। अब ये जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन है, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके द्वारा वर्क डन किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो इसको आप माइनस डेल्टा यू से इक्वेट कर सकते हो। अगर इसको माइनस डेल्टा यू से इक्वेट करूं तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, k q1 q2 अपॉन r।
डेल्टा यू ये आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। डेल्टा यू क्या है? पहले चार्ज इन्फिनिटी पे था, बाद में चार्ज आर डिस्टेंस पे है, तो आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी यू एट आर माइनस यू एट इन्फिनिटी, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। दिस इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। अब जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आप इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मानते हो, यहाँ भी आप इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट लोगे, और रेफरेंस पॉइंट पे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो अज्यूम कर लेते हो। तो सिंस इन्फिनिटी इज रेफरेंस पॉइंट फॉर पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस पॉइंट फॉर पोटेंशियल एनर्जी, its potential is considered to be zero, its potential is assumed to be zero, या पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो। सिंस इन्फिनिटी इज रेफरेंस, सॉरी कुछ गलत लिख दिया, सिंस इन्फिनिटी इज रेफरेंस पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी is assumed to be zero, assumed to be zero। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी अपन जीरो ले लेते हैं, तो u एट इन्फिनिटी क्या होगा? जीरो। तो अपने पास ये आ जाएगा u एट r इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r। तो अगर दो चार्जेज r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा? के Q1 Q2 अपॉन r। तो देखिए क्लियर है कि नहीं? सर आप एक बार ये पूरा एक बार दिखा दोगे? हाँ सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा दो आप एक बारी। यस सर हो गया। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अगर दो पॉइंट चार्जेज हैं तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन है वो होगी के Q1 Q2 अपॉन आर। अब अगर Q1 और Q2 आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, यानी Q1 Q2 आर सिमिलर चार्जेस, सिमिलर का मतलब हो गया बोथ पॉजिटिव है या बोथ नेगेटिव है, तो उस केस में तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। अगर दोनों को, यहाँ पे ये ध्यान रखना, इस एक्सप्रेशन में Q1 और Q2 को साइन के साथ पुट करोगे, तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब तो पॉजिटिव रहेगा ही साइन, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर Q1 Q2 सिमिलर चार्जेस हैं इसका मतलब U इज पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है इसका मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कैसा रहेगा? रिपल्सिव रहेगा। दोनों के बीच जो इंटरेक्शन है वो रिपल्सिव इंटरेक्शन है। और अगर Q1 और Q2 अपोजिट चार्जेज हैं, यानी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, आर ऑफ अपोजिट नेचर, तो उस केस में U क्या रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया दोनों के बीच इंटरेक्शन कैसा रहेगा? अट्रैक्टिव। दोनों के बीच अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है इसमें Q1 और Q2 की वैल्यू आपको साइन के साथ पुट करनी होगी। अब सर जो आपने यहाँ पे U लिखे सर, ये आप डेल्टा U को रेफर करते हैं? हाँ सर जो आपने लिखे Q1 Q2 आर सिमिलर चार्जेस देन U इज पॉजिटिव, सो सर जो यहाँ पे U है सर, ये डेल्टा U है? तो डेल्टा U जो है वो आप ये कह सकते हो, अगर इन्फिनिटी पे आपने रेफरेंस पॉइंट जीरो ही ले लिया है तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है, तो अपन ये किसी पोजीशन में जब दोनों चार्जेस के बीच r डिस्टेंस है तब अपन पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, तो डेल्टा U कहने का क्या मतलब है? तो उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हो गया इन्फिनिटी को जीरो मानते हुए। ओके सर। डेल्टा U का मतलब तो हो गया दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस।
अब ये ध्यान दीजिएगा, जैसे अपन पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त, अगर 2 पॉइंट चार्जेज हैं तब तो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने इस टाइप से लिख दी के Q1 Q2 अपॉन R। अगर मल्टीपल चार्जेज हैं आपके, तो उस केस में आपको नंबर ऑफ पेयर्स आइडेंटिफाई करने होंगे, हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी पड़ेगी, और जो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो उन सभी पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी का अलजेब्राइक सम होगी। जैसे आपने सेम एग्जांपल आपने ग्रेविटेशन में भी किया होगा, वही मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ। जैसे मान लो ये है आपका, ये 8 पॉइंट चार्जेज हैं, क्यूब की साइड लेंथ ए है। अपने को इस चार्ज कॉन्ग्रीगेशन का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स आइडेंटिफाई करने होंगे और फिर हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके सबका अलजेब्राइक सम लेना पड़ेगा। तो जैसे 8 चार्जेज हैं, दो के कितने पेयर होंगे, 8C2 या 8/2 इंटू 7, कितने आ गए, 28 पेयर्स। अब 28 पेयर जो है वो इंडिविजुअली तो लिख पाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे, सबको ऐड करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ऐसे आइडेंटिफाई कर लीजिए, जैसे एक साइड एक पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें टोटल साइड कितनी है, 12, तो 12 पेयर्स ऐसे हैं जिनमें सेपरेशन कितना है चार्जेस के बीच, ए, क्योंकि हर साइड एक पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 12 पेयर्स ऐसे हैं जिनमें चार्जेस के बीच सेपरेशन कितना है, ए। अब फेस डायगोनल देखिए, जैसे एक फेस डायगोनल अपन देखें, ये फेस डायगोनल देख लिया तो ये एक पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक फेस पे ऐसे 2 डायगोनल है, फेस डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, √2a। तो यहाँ पे पेयर्स के बीच सेपरेशन √2a है। कितने फेस हैं टोटल, 6। एक पेयर पे, एक फेस पे 2 डायगोनल हैं, तो 6 फेसेस पे टोटल डायगोनल कितने हो गए, 12। तो 12 पेयर्स ऐसे होंगे जिनमें सेपरेशन क्या रहेगा, √2a, सेपरेशन √2a। इसी तरह से अब जो बच गए आपके 4 पेयर, वो आपके 4 बॉडी डायगोनल हो जाएंगे। जैसे इसको अगर मैं इससे कनेक्ट करूं, या इसको इससे कनेक्ट करूं, या इसको इससे, या इसको इससे, तो 4 बॉडी डायगोनल होंगे। और बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3a, √3 विद सेपरेशन √3a। तो जब भी आपको एक चार्ज कॉन्ग्रीगेशन का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, उसको पेयर्स में डिवाइड कर दोगे और फिर हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके सबका अलजेब्राइक सम ले लोगे। तो यहाँ पे 12 पेयर तो ये हैं, एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूँ, फिर उसका 12 टाइम्स कर दूंगा। जैसे इस साइड के लिए मैं लिखूं पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, KQ² अपॉन ए, और ऐसे कितने पेयर हैं, 12। फिर एक फेस डायगोनल ले लो, जैसे ये फेस डायगोनल ले लिया, ये फेस डायगोनल ले लिया, तो इसमें सेपरेशन √2a है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई KQ² अपॉन √2a, और ऐसे कितने पेयर हैं, 12 पेयर्स। इसी तरह से एक बॉडी डायगोनल लेंगे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी KQ² अपॉन √3a, और ऐसे 4 बॉडी डायगोनल है। तो यहाँ पे अपने पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, KQ² अपॉन a इंटू 12 प्लस 6√2 प्लस 4/√3, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा जैसे आप करते आए हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे कैलकुलेट करते थे, यहाँ भी वैसे ही करना है। कुछ और भी तरीके हैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन वो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। अभी केवल वही देख रहे हैं जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। आप ग्रेविटेशन के चैप्टर में आप ये सब पहले से देख चुके हो।
अब ग्रेविटेशन में भी मैंने बताया होगा और यहाँ भी बता रहा हूँ कि जैसे कोई चार्ज कॉन्ग्रीगेशन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर रहे हो, तो उसमें कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ये ले लेता हूँ, मान लो चार्जेस इस टाइप से रखे हुए, एक चार्ज है आपका Q, एक है 2Q और एक है -3Q ले लेता हूँ। ये सेपरेशन मान लीजिए आपको A दिया हुआ है और इन दोनों चार्जेस के बीच सेपरेशन मान लीजिए 2A दिया हुआ है। अब अपन क्या करते हैं, ये एक चार्ज कॉन्ग्रीगेशन है जिसमें 3 चार्जेज हैं, एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को मेरे को चेंज करना है। इसको अपन चेंज करना चाह रहे हैं, कैसे चेंज करेंगे? इस Q को इधर ले आता हूँ, 2Q को इधर ले आता हूँ और 3Q को उठा के यहाँ रख देता हूँ विदाउट चेंजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किए बिना मैं कॉन्फ़िगरेशन जो है ये चेंज कर रहा हूँ। तो अब आपका -3Q यहाँ पे रहेगा, इससे 2A डिस्टेंस पे ये रहेगा आपका Q और Q से A डिस्टेंस पे क्या रहेगा 2Q। इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में ला रहे हैं अपन चार्जेस को, तो कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा? तो वो एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर होगा? तो आपको ये पता है जब आप चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो तो एक तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, कुछ फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, और एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो चार्जेस के बीच एक्ट हो ही रहे हैं, उनके द्वारा भी वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा। ये टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज के। वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो नहीं रही है, तो डेल्टा के कितना है 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ -ΔU। इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर हो गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो कई बार क्या होता है, आपको सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में कितना वर्क डन हो रहा है वो कैलकुलेट करना होता है। तो अब आप क्या करोगे, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कैलकुलेट करो, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम की वो कैलकुलेट करो, दोनों का डिफरेंस ले लो, वो एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होगा। तो अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितने पेयर होंगे? 3 चार्जेज हैं, तो दो के कितने पेयर होंगे? 3C2। 3C2 को क्या लिख सकते हो? 3C1 यानी 3/1, 3 पेयर। 3 पेयर होंगे, इन दोनों के बीच एक पेयर, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच 3 पेयर हो गए। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखो इनिशियली कितनी है। इस पेयर के लिए लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी आ जाएगी? K इंटू क्यू इंटू 2Q, सेपरेशन कितना है? 2A। फिर इन दोनों चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, कितनी आएगी? K इंटू 2Q इंटू -3Q, साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में, दोनों के बीच सेपरेशन A। फिर इन दोनों चार्जेस के लिए लिखेंगे, ये कितनी आएगी? K इंटू क्यू इंटू -3Q अपॉन दोनों के बीच सेपरेशन 3A। ये आ गया। तो यहां से देखिए क्या आएगा आपके पास, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये KQ² अपॉन A हो गया, इस 3 से -3 कैंसिल, ये -KQ अपॉन A² हो गया। तो इस टर्म से तो ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, केवल ये टर्म बचेगी -6KQ² अपॉन A। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। फाइनली देखो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब फाइनली एक पेयर तो ये हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो K इंटू -3Q इंटू Q अपॉन 2A। इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखिए K इंटू Q इंटू 2Q अपॉन A। फिर इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखिए K इंटू -3Q
इंटू 2q अपॉन 3, ये आ गया। अब इस 3 से ये -3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे पहला टर्म तो है -3/2 KQ² अपॉन a, दूसरा टर्म है 2KQ² अपॉन a, और फिर -2 KQ² अपॉन a। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा -3/2 KQ² अपॉन a। और अब डेल्टा U आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होगा। एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा U, कितना आ जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये आएगा 6 - 3/2 KQ² अपॉन a, और ये कितना हो जाएगा 9/2 KQ² अपॉन a। ये एक्सटर्नल वर्क डन होगा। कई बार क्या होता है, जब सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे होते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है, तो वहां पे ये ध्यान रखना कि आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। आपको इसको जीरो की बजाय क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा के। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो नहीं है। जब सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो उस केस में क्या लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये तो आपका -ΔU के बराबर है ही, तो एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर होगा, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू ΔU प्लस डेल्टा के, यानी ये सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। कोई एग्जांपल इसका देखें तो ये देख सकते हैं, जैसे न्यूक्लियस के अराउंड चार्जेस जो हैं वो आपके मान लो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं। अब ये कोई चार्ज है, आपका इलेक्ट्रॉन है जो आपका n=1 में रिवॉल्व हो रहा है। अब इसको मेरे n=1 से n=2 में ट्रांसफर करना है। वो कहेगा कितना वर्क डन करना होगा, यहां से यहां ट्रांसफर करना है, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पे वो कुछ अलग स्पीड से घूम रहा होगा, इस सेकेंड ऑर्बिट में वो अलग स्पीड से घूमेगा, तो यहाँ पे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो आपका जीरो नहीं रहेगा, दिस इज नॉट जीरो। सर ये उस वाले केस में क्वेश्चन में एक्सटर्नल कैसे, वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के। हाँ बोलिए। ये वाले क्वेश्चन में कैसे सर डेल्टा के जीरो था। इसमें तो ये कह रहा है कि इनिशियली चार्जेस यहाँ पे रेस्ट पे हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन में रखे हुए हैं, अब उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके इस कॉन्फ़िगरेशन में लाना है। तो यहाँ भी रेस्ट पे हैं, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में भी रेस्ट पे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हुआ, जीरो। यस। तो ये ध्यान रखना है कि अगर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हो विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर होगा, डेल्टा यू के। लेकिन अगर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो उस केस में वर्क डन किसके बराबर होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन और भी बातें स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मैं केवल आपको एलिमेंट्री नॉलेज दे रहा हूँ जो उस बैच में कवर हो चुका है वहां तक। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में।
आपको ग्रेविटेशन से इसको रिलेट करके चलना है। तो जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अपन डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इस तरह से अपने को इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो आप यूनिट टेस्ट चार्ज, यहाँ पे यूनिट टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाओगे। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। यानी जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको किसी पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे V पता करना है, तो आप एक टेस्ट चार्ज को ले आइए, Q को आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आइए, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आइए, स्लोली लेके आना है ताकि कोई काइनेटिक एनर्जी में, चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो। इस प्रोसेस में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? जब आप इसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में r डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो, तो आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो वर्क आप कैलकुलेट कर लीजिए। Q चार्ज को लाने में ये वर्क करना पड़ रहा है, तो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W/Q। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। यही क्या होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो V की वैल्यू ये आ जाएगी, V एट R। इसको मैं लिख देता हूँ। इस पॉइंट का जो पोजीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अपन R से डिनोट कर रहे हैं। तो V एट R के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब जो एक्सटर्नल वर्क है इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लाने में, वो किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि अपन काइनेटिक एनर्जी को तो चेंज नहीं कर रहे। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या रहेगा? U एट R माइनस U एट इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी तो रेफरेंस पॉइंट माना है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। तो ये किसके बराबर होगा? U एट R के। तो आप ये लिख सकते हो V एट R इज इक्वल टू U एट R अपॉन Q। यहां से अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी V इज इक्वल टू U अपॉन Q। तो इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल is defined as electrostatic potential energy per unit test charge. Potential energy per unit test charge at a given point. तो इससे ही अपन एक पॉइंट चार्ज जो है उससे r डिस्टेंस पे अपन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन इसी डेफिनेशन से अपन निकालेंगे। जैसे एक पॉइंट चार्ज आपको दिया हुआ है, उससे r डिस्टेंस पे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक potential due to a point charge। एक पॉइंट चार्ज जो है उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। जैसे ये एक पॉइंट चार्ज है आपका कैपिटल Q, और इससे r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे। तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट पे एक यूनिट टेस्ट चार्ज रख दीजिए, उस यूनिट टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, वही आपका इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। तो यूनिट चार्ज रखने की बजाय अपन एक टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे। ये टेस्ट चार्ज जो है Q अपन रख देते हैं। तो जब Q चार्ज अपन रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की? KQ स्मॉल q अपॉन R। तो Q चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी ये है, यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस पॉइंट का पोटेंशियल।
तो यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यू एट आर डिवाइडेड बाई क्यू, जिसको अपन क्या लिखेंगे के क्यू अपॉन आर। तो एक पॉइंट चार्ज जो है कैपिटल क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये होगा के क्यू अपॉन आर। यानी जो पोटेंशियल है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। अगर मैं मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मैं वर्टिकल एक्सिस पे रख रहा हूँ और आर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो दोनों के बीच ये हाइपरबोलिक रिलेशन रहेगा आपका, इस टाइप का कर्व आएगा आपका। जब r टेंडिंग टू जीरो है तो पोटेंशियल इन्फिनिटी है, जब r टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल जीरो है। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव चार्ज के केस में है, जब q आपका पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, q अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी आपका नेगेटिव रहेगा। पोटेंशियल जैसे कि राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो u भी एक स्केलर क्वांटिटी है, q भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है यानी v इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी जो SI यूनिट है, इट्स SI यूनिट इज, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में जो है आपका U दिया हुआ है, U की यूनिट तो क्या होगी जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर कूलाम। तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें देखिए कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो। बस यही तक कवर हुआ है, जो आइंस्टाइन बैच है उसमें भी यहाँ तक ही कवर हुआ है। इसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूँ आपका। सर यहाँ एक तक बार देखिए केस पहले, 1 दिखा दीजिए नोट में। एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर। अब जो अभी तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स में ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में जब अपन स्टडी करेंगे कंबाइंड क्लास होगी, तो जो पिछली कंबाइंड क्लास में जहाँ से छोड़ा था अपन ने यानी गॉस लॉ जो है वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। फिर जब भी अपने को आगे स्टडी करना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, वो अपन आगे कंटिन्यू। रिस्टोरिंग फोर्स है। अब ये एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे? एफ तो आपका कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में फोर्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैं के की वैल्यू 1/4πε0 पुट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4πε0। दोनों के बीच सेपरेशन कितना होगा? ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ पे लिखिए, x² d²/4 + x²। ये आ गया। साइन थीटा की वैल्यू भी रख दीजिए। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस
ये आ गया, और ये दोनों वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करो, तो रेस्टोरिंग फोर्स अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ट्वाइस एफ की वैल्यू क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन रूट डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। या इसको आप ये लिख सकते हो, माइनस क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स। अब चूंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया था तो एक्स इज मच लेस देन डी, ये एक्स स्क्वायर है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो डी स्क्वायर बाई 4 के रेस्पेक्ट में, तो एफ रेस्टोरिंग क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 क्यू स्मॉल क्यू, सॉरी ये 2 नीचे है आपका, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या रहेगा, डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा आपका d/2 की पावर 3 यानी d क्यूब अपॉन 8, ये आ जाएगा आपका 4, साथ में x भी है, 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब इंटू एक्स माइनस साइन, तो ये रेस्टोरिंग फोर्स आ गया। और इसको आप इक्वेट कर दीजिए, एसएचएम में रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इससे इक्वेट कर दो इसको, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो उससे आपको ओमेगा की वैल्यू पता लग जाएगी। ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट 4 क्यू स्मॉल क्यू पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। ओमेगा आपको पता लग गया तो टाइम पीरियड भी आप पता कर सकते हो, टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब अपॉन 4 क्यू स्मॉल क्यू, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्लियर है कि नहीं, अगर इसको वर्टिकली डिस्प्लेस किया, अगर हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस करते तब भी इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या, यहाँ पे ये वर्टिकली मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं तो इस लाइन के अबाउट तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर इस माइनस क्यू को अगर मैं थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दूं तब क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, क्या वापस लौट आएगा, नो सर। नो सर, नो सर, नहीं, यानी इस लाइन के अलोंग ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो इस चार्ज के नजदीक आ गया, इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगा, इस चार्ज से दूर लग गया तो इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स कम लगेगा, तो नेट फोर्स किधर होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो अब ये फर्दर इधर की ओर मूव करेगा, यानी वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं लौट के आएगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, लेकिन इस चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता इसकी जगह, सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा सकते हैं सर, लास्ट का। एक सेकेंड, यस सर, थैंक यू। देखिए अगर इसी एग्जाम्पल में पॉजिटिव चार्ज की बजाय
नेगेटिव चार्ज की बजाय पॉजिटिव चार्ज अगर होता, ये क्यू है, ये भी आपका क्यू है, फिक्स्ड है दोनों चार्जेस, दोनों के बीच सेपरेशन पहले की तरह डी ले लेते हैं, ये डी सेपरेशन है। मिड पॉइंट पे अब की बार प्लस क्यू चार्ज है। अब की बार बताइए, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग डिस्प्लेस करूं तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस लाइन के अबाउट? नो सर। एनीवन? नो सर। नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पहुंचा देता हूँ, तो इस प्लस क्यू की वजह से फोर्स किधर लगेगा? इधर की ओर। इस प्लस क्यू की वजह से फोर्स किधर लगेगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर की ओर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, तो नेट फोर्स आपका ऊपर की ओर लगेगा, यानी ये चार्ज फर्दर ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग डिस्प्लेस करूं तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इधर की ओर अगर डिस्प्लेस करूं तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो ये एसएचएम करेगा। उस एसएचएम का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। पहले वाले के रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना आएगा? ज्यादा आएगा, कम आएगा, कितना आएगा? देखिए, पहले वाले केस में फ्रीक्वेंसी ये आ रहा था, √4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। अब की बार क्या आएगा फ्रीक्वेंसी? एनीवन? थोड़ा सा डिस्प्लेस करके जब छोड़ोगे तो इस पे नेट फोर्स आपको देखना पड़ेगा। देखिए, इस प्लस क्यू की वजह से तो फोर्स किधर लगेगा? इधर की ओर। इसको मैं F1 बोल देता हूं। इस प्लस क्यू की वजह से रिपल्सिव फोर्स किधर लगेगा? पीछे की ओर। इसको F2 बोल देता हूं। तो नीट फोर्स क्या हो जाएगा? नीट फोर्स इज इक्वल टू, ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा, F1 माइनस F2, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो पहले तो F1 कैलकुलेट कर लेते हैं। F1 कितना आएगा? इन दोनों के बीच सेपरेशन कितना है? dy2 प्लस एक्स। तो कितना फोर्स लगेगा? Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dy2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। F2 कितना होगा? तो इन दोनों के बीच सेपरेशन है dy2 माइनस एक्स, तो ये आएगा Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dy2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब तो इसको सोल्व करना है बस। कैसे करोगे? देखो, Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन ले लिया, नीचे एलसीएम ले लो, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा d²/4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर तो आएगा dy2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर आएगा dy2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसको अपन ये लिख सकते हैं Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे तो है d²/4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर जो टर्म है उसमें देखिए, यहाँ पे a² माइनस b² वाला केस है आपका, तो एक बार तो दोनों टर्म्स को ऐड करो। ऐड करोगे तब तो कितना आ जाएगा? d। इसको ऐड किया, इन दोनों टर्म्स को एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? -2x। ये आ गया। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, चूंकि x इज मच मच लेस देन d, तो इस टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। नीचे क्या रहेगा? d⁴ अपॉन 16। तो ये आ जाएगा Q स्मॉल q अपॉन, इस 2 से इसको कट कर देते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर रहेगा dx, नीचे d⁴ अपॉन 16। तो ये आएगा आपका, माइनस साइन भी है यहाँ पे, इस माइनस साइन को यहाँ रख देता हूँ, माइनस
क्यू स्मॉल क्यू, 16 ऊपर जाएगा तो 8 बच जाएगा, अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब इंटू एक्स। इसको इक्वेट कीजिए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो यहाँ से ओमेगा आपको पता लग जाएगा, ओमेगा कितना आएगा, रूट 8 क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। पहले वाले केस में ये था, फ्रीक्वेंसी ये आया था, यहाँ पे √4 है और इसमें √8 है, यानी यहाँ पे √2 टाइम्स है फ्रीक्वेंसी। तो देखो इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं आज का जो मीटिंग है यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो आपका कंबाइंड क्लास होगा। देखिए इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, तो मैं आज का जो मीटिंग है यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।